हेलो बच्चों, आज हम लोग कर्व इन स्पेस के सेकेंड लेक्चर की स्टडी करेंगे। कल आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों को डिफरेंशियल ज्योमेट्री की परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद कर्व इन स्पेस क्या होता है इसके बारे में समझाया गया था। आपसे कहा गया था कि कर्व इन स्पेस का मतलब, अगर आप कर्व का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें आपका सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में ही एक्स वाई जेड लिखे जाएंगे। सिंगल पैरामीटर आपका टी भी हो सकता है, सिंगल पैरामीटर एस भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन और प्लेन के इक्वेशंस को फाइंड आउट किया था। आज हम लोग इसके आगे अप्रोच करेंगे। देखिए नेक्स्ट अब आगे क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन का क्लास क्या होता है, क्लास ऑफ अ फंक्शन और कर्व। इससे जुड़ी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग रेगुलर कर्व क्या होता है इस बारे में स्टडी करते हैं, ओमेगा कर्व क्या होता है या सी इन्फिनिटी कर्व क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का है जो टॉपिक है वो है अ फंक्शन ऑफ क्लास एम। अ फंक्शन ऑफ क्लास एम। तो पहले तो आपको ये समझने की बात है कि फंक्शन ऑफ क्लास एम जैसा कि लिखा है, तो आप ये तो समझ रहे होंगे इसमें एक फंक्शन की स्टडी आप करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन को एग्जिस्ट कराएंगे जिसका क्लास एम क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ें पहले हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट आई बी आ रियल वैल्यूड इंटरवल। रियल वैल्यूड इंटरवल का मतलब क्या हो गया, आई हमारा कोई भी एक इंटरवल है जिसमें आने वाले सभी मेंबर्स रियल वैल्यूड हैं। रियल वैल्यूड का मतलब दिमाग में चल रहा होगा, लाओ जरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के देखते हैं तो क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है, जो भी वैल्यू आई में कंटेन होगी या जो भी मेंबर्स आई में पाए जाएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आई हमारा कोई इंटरवल है, वो भी कैसा इंटरवल है, रियल वैल्यूड इंटरवल है। ठीक, ये एक चीज समझी आपने। दूसरा दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा m क्या है, लाओ जरा m को 3/2 ले लें, लाओ जरा m को नेगेटिव ले लें, m है क्या, ये दिमाग में चर्चा का विषय होगा। तो m के लिए मान लेते हैं m हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है। m हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इतना आप पहले देख लीजिए। i इंटरवल है, m कोई भी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के में आपके दिमाग में चल रहा होगा 3/2 ले सकते हैं, 1/2 लग सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो आप गलत है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में हम कहते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 बार डिफरेंशिएट करो, 4 बार डिफरेंशिएट करो, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो m हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल नंबर है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, i हमारा कोई भी रियल वैल्यूड इंटरवल है। दूसरी चीज m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर का मतलब होता है कि m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन, रेशनल, नेगेटिव या 0 आप कभी भी नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस i के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन f डिफाइंड ऑन i। हमने क्या किया, इस i के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि i इंटरवल से एक मैपिंग ली जा रही है f किसी अनदर सेट के ऊपर, मान ले रहे हैं कोई भी अनदर सेट है हमारा, रियल नंबर ही मान ले रहे हैं r, तो f जिन एलिमेंट्स पे लगेगा वो एलिमेंट्स कहीं और के नहीं बल्कि i के होंगे। ये मतलब होता है i इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन i।
हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंटरवल लिया i, फिर m एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर या इंटीजर्स लिया, मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक। कहाँ तक गिनती आती है वो आप खुद सोचिए कि आप कहाँ तक काउंटिंग बता सकते हैं, ठीक। और उसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर दी, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, मतलब f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन i। f कोई फंक्शन है जो i के ऊपर डिफाइन किया गया है। तब हम कहते हैं कि इस f का mth डेरिवेटिव निकालो। mth डेरिवेटिव का मतलब 10th डेरिवेटिव निकालना हो तो 10 बार डिफरेंशिएट कर दो, 11th डेरिवेटिव निकालना हो 11 बार डिफरेंशिएट कर दो, 50th डेरिवेटिव निकालना हो 50 बार डिफरेंशिएट कर दो, एंड सो ऑन। इसी तरह से मैंने आपसे कहा mth डेरिवेटिव निकालो, हमें नहीं पता m क्या है, m की वैल्यू उसमें से कुछ भी हो सकती है। अगर इसका mth डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब ये m बार डिफरेंशिएट होगा, और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहते हैं अगर इसका mth डेरिवेटिव i के सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो जाए, बारी बारी से समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अ फंक्शन ऑफ क्लास m में एक फंक्शन चाहिए होगा और m को परिभाषित करना होगा। आपको पता है फंक्शन हमेशा किसी भी सेट के ऊपर डिफाइन होता है, इसलिए हमने सबसे पहले एक इंटरवल ले लिया i। वो इंटरवल कैसा है, रियल वैल्यूड इंटरवल है। रियल वैल्यूड इंटरवल का मतलब i अपने अंदर केवल रियल नंबर्स को कंटेन कर रहा है। m क्या है, m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, दैट इज 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर्स आप कह सकते हैं। तब हमने कहा कि अगर हम इस i के ऊपर एक फंक्शन f डिफाइन करें, फंक्शन f को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि f जिस सेट के एलिमेंट को पिक करेगा, जिस सेट के एलिमेंट को पिक करेगा, या f जिस सेट के एलिमेंट पे लगेगा वो i के एलिमेंट्स होंगे। उस कंडीशन में हमने कहा कि फंक्शन f का mth डेरिवेटिव निकालो, मतलब उसको m बार डिफरेंशिएट कर डालो। m बार डिफरेंशिएट करने के बाद i में अगर 50 पॉइंट है तो उन 50 पॉइंट पे जरा वैल्यू निकाल लीजिए fm की। अगर निकालने के बाद भी वो कंटिन्यूअस आता है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन f क्लास m का कहलाता है। फंक्शन ऑफ क्लास m में फंक्शन f चाहिए होगा, क्लास m में m को डिफाइन किया हमने, फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक इंटरवल चाहिए होगा। तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन f उस इंटरवल i के ऊपर क्लास m तब रखेगा जब उसका mth डेरिवेटिव i के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो जाए। इस केस में हम लोग फंक्शन को फंक्शन ऑफ क्लास m डिफाइंड ऑन सेट i के नाम से जानते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ी, पहली जरूरत हमको पड़ी इंटरवल की, दूसरी जरूरत पड़ी m की, तीसरी जरूरत पड़ी फंक्शन की। m बार हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, अगर वो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस आया तब हमने कहा कि वो फंक्शन ऑफ क्लास m के नाम से जाना जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर फंक्शन। क्या मतलब होता है रेगुलर फंक्शन का, वो देखिए। रेगुलर फंक्शन, रेगुलर का क्या मतलब होता है, लगातार। रेगुलर फंक्शन, रेगुलर का मतलब होता है लगातार। रेगुलर फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक आर्टिकल और डिस्कस करना चाहूंगी, इक्वेशन ऑफ कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा इक्वेशन ऑफ कर्व। इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊंगी। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है, जनरली किसी भी, आपको पता है, कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली में कर्व होता क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। तो जब आप किसी पॉइंट का लोकस लेते हैं या उसकी ट्रेजेक्ट्री खींचते हैं तो वो ट्रेजेक्ट्री एक नियम के तहत होती है और वही नियम उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं मत जाइए, सर्किल के बारे में सोचिए। सर्किल में हम लोग करते क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और कहते हैं इस फिक्स पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ले लो। 1 मीटर की दूरी पे जितने पॉइंट्स थे हमने उन सबको ले लिया, इसी का लोकस क्या बन गया, सर्किल।
शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर की दूरी पर। तो 1 मीटर क्या है, आपके द्वारा लगाई गई एक कंडीशन है जिसके तहत सारे के सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। यही कंडीशन उसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करेंगे तो जब आप पॉइंट्स की ट्रेजेक्टरी लेंगे तो पॉइंट्स की ट्रेजेक्टरी लेने में कोई ना कोई एक नियम आपको ज़रूर चाहिए होगा। उस नियम को ही हम लोग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लिया गया है, आर्बिटेरी पॉइंट है P। आर्बिटेरी पॉइंट है तो जाहिर सी बात है अगर ये x y z से रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में xi कहते हैं। xi का मतलब x1 x2 x3। कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ पे x1 x2 x3 लिख दे रही हूँ, x1 x2 x3। तो होता क्या है कि कर्व के इक्वेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कैसे सुनिएगा। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, जब 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सेल फोन है, ये एक आपको लाइन दिख रही होगी, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन जब इंटरसेक्ट किए तो आपको एक ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए आप कह सकते हैं कि जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक इसी तरह से कहा गया कि जब 2 सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब भी हमको एक कर्व मिलता है। मान ले रहे पहले सरफेस का इक्वेशन है f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। दूसरे सरफेस का इक्वेशन है f2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। बीच में कॉमा देने का क्या मतलब हुआ कि ये सरफेस और ये वाला सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी आप कर्व के इक्वेशन की बात करेंगे तो कर्व के इक्वेशन का एक फॉर्मेट ये हो गया कि एक सरफेस ये, एक सरफेस ये दोनों सरफेस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको एक कर्व दे देते हैं। दूसरी परिभाषा, कहा जाता है कि xi इज इक्वल टू xit, जहां t हमारा कोई भी पैरामीटर है। जब हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं तो भी उसको हम कर्व का इक्वेशन कहते हैं। कल मैं आपको कर्व इन स्पेस के बारे में बताई थी। कर्व इन स्पेस में आपसे कहा गया था एक कर्व ड्रॉ करें और उस कर्व पे एक पॉइंट ले लें। अगर x1 x2 x3 ये सारे के सारे फंक्शन हो जाएं एक सिंगल पैरामीटर के, कल मैंने यू लिया था, तो उस कंडीशन में उसको उस कर्व को आप कर्व इन स्पेस कहते थे। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा था आपने कि तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक पैरामीटर के फॉर्म में लिखे जाएं। तीनों के तीनों वेरिएबल्स एक पैरामीटर के फॉर्म में लिखे जाएं। तब हमने उसको क्या नाम दिया था, कर्व इन स्पेस का नाम दिया था। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मतलब तीनों वेरिएबल्स, उसको एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी ये कर्व का इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब कभी आपके जहन में आए कर्व का इक्वेशन तो आप इन दोनों के ही फॉर्म में कर्व के इक्वेशन को लिखेंगे। ये आज आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। पहला फॉर्मेट है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस, दूसरा फॉर्मेट है इन आ सिंगल पैरामीटर। वो पैरामीटर t भी हो सकता है। आप जानते हैं कि अगर a1 a2 a3 क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो वहां पर हम लोग t की जगह s लिखने लग जाते हैं और s का मतलब होता है आर्क लेंथ। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, xi फंक्शन हो सकता है t का भी, फंक्शन हो सकता है s का भी। s का मतलब होता है आर्क लेंथ और t का मतलब होता है एनी पैरामीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताया जा रहा है। जब हम लोग x को आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dxi बाई ds, तो हम लोग इसको x डैश i लिखते हैं। और जब हम लोग x को किसी भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको हम लोग x डॉट i लिखते हैं। ये चैप्टर के शुरुआत की बहुत माइन्यूट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए।
अगर आप किसी भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डॉट से लिखेंगे, और अगर आर्क लेंथ s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डैश लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं रेगुलर फंक्शन में। चूंकि फंक्शन आया है तो फंक्शन किसी ना किसी सेट पे डिफाइन होना चाहिए। वापस से वही लेते हैं, आई हमारा बहुत छोटा सा कोई इंटरवल है, रियल वैल्यूड इंटरवल है, ठीक है, ठीक। और f कोई फंक्शन है जो i के ऊपर डिफाइंड है। f इज एनी फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन i। f कोई फंक्शन है जो i के ऊपर डिफाइंड है। अगर अब हम लोग कर्व के इक्वेशन की बात करें तो कर्व का इक्वेशन होगा xi इज इक्वल टू xit। क्यों भाई? पैरामीटर t के फॉर्म में लिखा है, जहां t एनी पैरामीटर। तब देखिए क्या होता है, तब हम कहेंगे कि अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dxi बाई dt, जिसको हम लोग लिखते हैं x डॉट आई, ठीक। रेगुलर का मतलब होता है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही कहानी रुक जाती है हमारी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, दैट इज x डॉट आई। अगर ये नॉन वेनिशिंग हो, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे केस में हम लोग अपने फंक्शन को कहते हैं रेगुलर फंक्शन। क्या कहा गया? i कोई इंटरवल है, f कोई फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है, हमने कर्व का इक्वेशन ले लिया xi इज इक्वल टू xit। अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू t और वो कभी भी 0 के बराबर ना आए, दैट इज नॉन वेनिशिंग हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको रेगुलर फंक्शन कहते हैं। ये कहलाता है हमारा रेगुलर फंक्शन। अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा था क्लास ऑफ m। क्लास ऑफ m का मतलब होता है mth डेरिवेटिव, फंक्शन का mth डेरिवेटिव। अगर ये mth डेरिवेटिव इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स का मतलब करते जाएं करते जाएं करते जाएं और हर एक डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूअस होता जाए, तो उस केस में ऐसे फंक्शन को हम लोग एनालिटिक फंक्शन कहते हैं या सी ओमेगा फंक्शन कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन या सी ओमेगा फंक्शन के नाम से जानते हैं, एनालिटिक फंक्शन या सी ओमेगा फंक्शन। इतनी चीजें मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताया गया फंक्शन ऑफ क्लास m, फंक्शन ऑफ क्लास m। फंक्शन ऑफ क्लास m में कहा गया i कोई रियल वैल्यूड इंटरवल है, m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, m बिलोंग्स टू z प्लस। f कोई फंक्शन है जो i के ऊपर डिफाइंड है। तब आपसे कहा गया कि इसका mth डेरिवेटिव निकालिए। अगर mth डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स ऑफ i के कंटिन्यूअस हो जाए तो उस केस में हम लोग f को फंक्शन ऑफ क्लास m कहते हैं। दूसरा आपको बताया गया रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन मतलब दैनिक जीवन वाला फंक्शन, तो उसमें कहा गया इस कंडीशन में हम लोग केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने का मतलब कहा गया i कोई इंटरवल है आपसे, f कोई फंक्शन है जो उसके ऊपर डिफाइंड है, कर्व का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xit। कहा गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लीजिए, दैट इज x डॉट आई लीजिए। x डॉट आई का मतलब dxi बाई dt लीजिए। अगर ये i के हर एक पॉइंट पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे, नॉन वेनिशिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन को कहते हैं रेगुलर फंक्शन। फिर इसी परिभाषा में देखिए, इसी परिभाषा में कहा गया अगर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ m के लिए भी, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ m के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करने लग जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं c इंफिनिटी फंक्शन या c ओमेगा फंक्शन
या एनालिटिक फंक्शन। mth टाइम होगा तो फंक्शन ऑफ क्लास m, इन्फिनिटी टाइम होगा तो c इन्फिनिटी फंक्शन, c ओमेगा फंक्शन या फंक्शन ऑफ या एनालिटिक फंक्शन। और अगर केवल इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव i के हर एक पॉइंट पे नॉन वैनिशिंग वैल्यू मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू देने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर फंक्शन। कर्व का इक्वेशंस हम लोग ने पढ़ लिया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ द कर्व। कर्व का पाथ दो शब्दों से मिलकर के बना है, रेगुलर फंक्शन ऑफ क्लास m। इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ द कर्व। कंफ्यूजन हुआ, दिक्कत आई? चलिए मैं इसको मेंशन करती हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, i कोई इंटरवल लेंगे, इसीलिए बगल में मैंने मिटाया नहीं था। i कोई इंटरवल लेंगे, f कोई फंक्शन लेंगे i के ऊपर जो कि डिफाइंड होगा, इसको रेगुलर बना देंगे। रेगुलर बनाने का मतलब अगर कर्व का इक्वेशन xi इज इक्वल टू xit है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पर ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i के हर एक पॉइंट पे। इतना क्लियर है? इस केस में फंक्शन f को हम क्या कहेंगे, रेगुलर। रेगुलर फंक्शन क्लास m का बन जाए, रेगुलर फंक्शन क्लास m का बन जाए मतलब प्लस इसका अगर हम mth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें i के हर एक पॉइंट पर तो वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। तो ऐसे केस में ये जो आप देख रहे हैं xi इज इक्वल टू xit, वो उस कर्व के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक xi इज इक्वल टू xit कर्व का इक्वेशन था। कब पाथ बन गया, जब उस पर इंटरवल i पे डिफाइन होने वाला कोई भी फंक्शन रेगुलर के साथ साथ क्लास m का भी हो जाए। रेगुलर का मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू i के हर एक पॉइंट पे नॉन वैनिशिंग हो और उसका mth ऑर्डर या mth डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए i के हर एक पॉइंट पे, तो ऐसे केस में ये इक्वेशन ही कहलाता है पाथ ऑफ द गिवन कर्व। आज हम लोग ने इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस की स्टडी कर ली। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके टेंजेंट के बारे में और इसकी आर्क लेंथ को निकालने के बारे में। आपको मेरा पेज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत हो तो वो प्लीज़ मुझे मेरे इस प्रणय ट्यूटोरियल पेज पर लिंक मैसेज कर सकता है, या फेसबुक पे नयन गोयल मोदी नाम से मेरा प्रोफाइल है, उस पर भी मैसेज कर सकता है। आपको पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लीज़ पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इस चैनल को पहुँचाएँ। थैंक यू।